सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके यूजीसी नेट ने आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो डिक्लेयर कर दी है, जो कि आपका 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में है। तो देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटी 1 महीना और 20 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 21 तारीख से तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका पहला ही दे देता है या फिर बाद में देता है। तो आप मान के चलिए कि 1 महीना 20 दिन का समय आपके पास है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लगभग देखा जाए तो सारे लोग जो भी लोग एग्ज़ाम दिए तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी, मतलब एक लेवल पे पहुंच गई थी। और उसके बाद से एग्ज़ाम का कैंसिल होना, तो समझ के चलिए कि जो जो चीज़ आपकी छूट गई थी अब आपको उस पर फोकस करना है। तो उसीलिए हम लोग देख रहे थे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पेपर 1 के, उस पे हम लोग अब आगे बात करेंगे, क्योंकि ये जो मैं हायर एजुकेशन की करवा रही हूँ। और मैं यकीन मानिए मेरा कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो अगर आप करके जाते हैं तो आपका वहीं से सवाल बन जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। पहले कल हम 50 क्वेश्चन तक देखे थे, आज उसके आगे बात करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार है? तो ये हिंदू कॉलेज कोलकाता के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करने वाला है कि लॉर्ड रिपन का है। एक साइड प्राधिकारी वायसराय और एक साइड आयोग के अध्यक्ष थे। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देखेंगे, जैसा कि हम इसके पहले भी करते आए हैं। तो पहले है आपका, ये है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन डब्ल्यू हंटर थे उनके समय, जब लॉर्ड रिपन वायसराय थे तो उनके समय जो आयोग के अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू हंटर। लॉर्ड कर्जन के समय टी रैले थे। रैले आयोग जो आया था उन्हीं के नाम पे आया था, और ये उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर विलियम बेंटिंग के समय में थॉमस बेबिंगटन मैकाले, और भारत सरकार जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विचारक का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप हैं। पदार्थ और ऊष्मा जो है वो एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप हैं, और किसी वस्तु के गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये कनाद ने बताया था। ये किसने बताया था? तो ये कनाद ने बताया था। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रही हूँ, क्योंकि ये आप लोग को थोड़ा सा लगेगा पढ़ने में दिक्कत होगी, इस वजह से। नेक्स्ट है आपका 53 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऋषि कणाद का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप हैं, और किसी वस्तु के गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। देखिए, अब अगर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये न्यूटन ने बताया था। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो न्यूटन ने बताया था, लेकिन उनसे पहले, न्यूटन से पहले ये चीज़ हमारे यहाँ कणाद ने बता चुका था। तो नेक्स्ट है कि महर्षि कणाद ने ही सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। बताइए, महर्षि कणाद ने परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले दे चुका था। इन्होंने न्यूटन से पूर्व गति के नियम बताए, और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में भी बताया। मतलब महर्षि कणाद ने ना सिर्फ परमाणु का सिद्धांत दिया, बल्कि न्यूटन से पहले उन्होंने गति के नियम भी बताए और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के भी बारे में बताया था। तथा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको मैच करने वाला है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे क्योंकि मैच करने वाला है। तो अन्वीक्षिकी जो है इसका विद्या विशेषण है, और इससे विवरण देना है। तो अन्वीक्षिकी तर्क से रिलेटेड है, मीमांसा अर्थ निर्धारण है, शिल्प शास्त्र वास्तुकला से है, और वर्त कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले बताना है कि इसमें से कौन किसका काल कब आया था। तो नालंदा है, मक्तब है, तक्षशिला है, वैदिक शिक्षा पद्धति है, औपनिषदीय शिक्षा पद्धति है। तो इसमें से सबको मैच करना है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा, ये जूम कर दे रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारा आया था ये वैदिक शिक्षा पद्धति, क्योंकि वैदिक काल में ही आया था तो वैदिक शिक्षा पद्धति आएगा। उसके बाद औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति आई थी, फिर तक्षशिला आया, तब नालंदा, और तब लास्ट में मक्तब आया था, ठीक है। तो आपको अगर जो प्राचीन काल का जो इतिहास वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आप देख रहा हो, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल था। तो ऋग्वैदिक काल में ही आप वैदिक शिक्षा के बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद उपनिषद आया था, तो औपनिवेशिक शिक्षा। उसके बाद तक्षशिला का स्थापना हुआ था, जिसमें जो हमारे चाणक्य थे, पाणि थे, इन लोग वहीं से पढ़े हुए थे। फिर नालंदा आता है, जिसमें वेनसांग वगैरह पढ़े थे नालंदा विश्वविद्यालय में। हर्षवर्धन भी 6 साल यहाँ पे पढ़े थे।
सॉरी वेनसांग 6 साल रहे थे, और मकदब मतलब हर्षवर्धन के काल में वो आए थे, और मकदब सबसे लास्ट में है। ठीक, उसके बाद हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन है कि तक्षशिला में शिक्षण की प्राथमिक पद्धति क्या थी। जो तक्षशिला थी उसमें शिक्षण की प्राथमिक पद्धति क्या थी, तो ये वाद विवाद की पढ़ाई होती थी। देखिए उस समय जो है ना, पढ़ाई का ये नहीं था कि बच्चे को कॉपी किताब लेके बैठे रहते थे और शिक्षक बोलते थे और वो लिखते थे, नहीं, वहाँ उस समय वाद विवाद ज़्यादा होता था। और मुझे लगता है कि आज के समय में भी अगर डिस्कशन वाला मेथड यूज किया जाए तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी, और हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी ये चीज़ अपनाना चाहिए, जो पद्धति है कि बात मतलब बच्चों को लिखवाने और बताने से अच्छा होगा कि हम उनको समझा सकें। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूं और आपका उसका आंसर दें, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करें, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो तक्षशिला में उस समय ये जो प्राथमिक पद्धति थी शिक्षा की, यही थी कि वाद और विवाद की थी। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो ये तो बहुत अच्छे है, आप लोग पता ही सकते हैं इसका, कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, अब यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। ये भी डेट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया तथा 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत वैधानिक संगठन बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन कि आपको बताना है 58 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए दो कथन दिए गए, उसके बारे में बताना है कि कौन सा मतलब उपयुक्त है। कि लाहौर स्थित जो पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी, क्या ये सच है या गलत है। दूसरा है, उनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा पद्धति शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। अब दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि 1 और 2 दोनों सही है। जो लाहौर स्थित जो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1882 में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। उनकी स्थापना इन स्थानों पर करने का मुख्य कारण ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग भी थी। जो ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय जो शिक्षा थी उसकी उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण भी हुई थी। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर कि 20वीं सदी के प्रारंभ में 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में जो 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ था, तो रुड़की, कानपुर, पूना, सीबलपुर या मद्रास। तो हमको तो लगता है रुड़की में तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बहुत फेमस है, लेकिन देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। देखिए तो 20वीं सदी के प्रारंभ में 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा ये सब जगह थे, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है। तो रुड़की में भी थे, रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है, फिर मद्रास में भी थे, सीबपुर में भी थे और पूना में थे, ये सारी जगह पे थे। 20वीं सदी में 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में भी थे, मद्रास में भी थे, सीबपुर और पूना में थे, सारे जगह पे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस आयोग ने समिति ने स्वतंत्रता से पहले अवमानक महाविद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा की थी। जो भी अवमानक महाविद्यालय थे उनको बंद करने की अनुशंसा की थी, तो ये रैले आयोग ने, थॉमस रैले, ये देखिए थॉमस रैले ने भारतीय संस्थानों की वर्तमान और भविष्य की जांच करने और संगठन और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुझाव देने की लक्ष्य के साथ 27 जनवरी 1902 को रैले आयोग की स्थापना की थी। ये आपको याद करना है, 1902 को रैले आयोग की स्थापना की थी थॉमस रैले ने। और रैले, ये भी आपको ये चारों पॉइंट याद करना है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है वो कहीं से भी वन लाइनर दे रहा है, मतलब स्टेटमेंट वाइज। और अब तो आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना है, तो अब आप याद करके रखिए कि अब आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रैले आयोग ने के लिए प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर कोई रिपोर्ट संभव नहीं थी। रैले आयोग ने प्राथमिक या माध्यमिक, रैले आयोग का क्या था कि प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर
कोई भी शिक्षा पर कोई रिपोर्ट संभव नहीं थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के स्तर को ऊपर उठाना और भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था। जो रैले आयोग था, इसका मेन उद्देश्य था जो शिक्षा प्रणाली है उसको ऊपर उठाना और भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था। उसने जो है कि प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर कोई रिपोर्ट संभव नहीं थी रैले आयोग की तरफ से। नेक्स्ट है कि आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। आपसे पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो 1904 में आया था, आयोग मतलब रैले आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा, देखिए नालंदा को तो आपको एकदम इस बार हर हाल में करके जाना है, क्योंकि यहाँ से इस बार अच्छे खासे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से अभी उसका पुनरुद्धार हुआ है और वो किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके साथ सिर्फ देखिए नालंदा विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन यूनिवर्सिटी में आती है, मतलब विश्व का जो पहला 1-2 यूनिवर्सिटी हुआ करता था उस समय आती है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय था वो, तो उसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से क्या था, तो ये बताना है मठ विश्वविद्यालय था। मठ वो उसमें क्या था ना, आवासीय भी था वो, वहाँ पे लोग आके रहते थे और फिर पढ़ाई करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय एक मठ विश्वविद्यालय था और नालंदा क्या है, तो एक प्रशासित महाविहार था। नालंदा क्या था, प्रशासित महाविहार था, जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध, आधुनिक बिहार जो मगध है आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ था। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना था। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 300 कक्ष थे, आपको याद रखना है 300 कक्ष थे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए एक 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था। यही वो विशाल पुस्तकालय था जिस पे बख्तियार खिलजी ने जिसको जला दिया था, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक। बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। और ये इसके बारे में डिटेल में पढ़िए, यहाँ दिया हुआ है कि इसमें 300 कक्ष थे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था। सोचिए कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में 1 मंजिला पुस्तकालय भी नहीं होता है, मतलब लाइब्रेरी कहीं कहीं है भी तो बस नाम की है, और उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मंजिला पुस्तकालय था। और कहा जाता है कि उसमें 3 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी। ये देखिए 3 लाख से किताबें ज़्यादा मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। इसके कुलपति के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि कौन है लेटेस्ट में, और किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त ने बनाया था, ये भी याद करिएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को देश के क्या है, ये कट रहा है क्वेश्चन, पूर्वी क्षेत्र के लिए, देखिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए यूजीसी CARE विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के बोल रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ये तेजपुर विश्वविद्यालय जो कि असम में है। तो देखिए पूर्वी क्षेत्र का जब हम पे बात है तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरब में ही आता है, मतलब पूर्वी क्षेत्र में, तो ये वहीं का कोई होगा, असम वगैरह ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो पूर्वी क्षेत्र में तेजपुर विश्वविद्यालय जो कि असम में है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि तेजपुर विश्वविद्यालय असम देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए यूजीसी CARE विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया। अप्रैल 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में तेजपुर विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष 5 उच्च संस्थानों में सम्मिलित किया गया था। और यूजीसी केयर विश्वविद्यालय निम्नलिखित है। यूजीसी केयर विश्वविद्यालय पूछेगा कि कौन कौन है, तो आपको ये सब दिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU नई दिल्ली, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में है, और हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद दक्षिण में है। ये यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, तो JNU आता है नई दिल्ली में है, उत्तरी क्षेत्र में आता है MS यूनिवर्सिटी जो कि बड़ौदा में है, और फिर पश्चिमी क्षेत्र में है ये, और हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद दक्षिणी क्षेत्र में आता है। अगला है हमारा, अगला 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालय के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। जो भी ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें कौन सबसे पहले खुला, उसके बाद कौन खुला, उसको बताना है कि कैसे हुआ। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर देख लेंगे कि भारत में
भारत में निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालय का कलम सबसे पहले नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय 1987 में। देखिए ये नहीं है कि नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, ये नहीं था। ये जो सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी अगर आपको पूछेगा ना तो आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बताइएगा, जो कि मुंबई में है, हमारा बिहार वाला नहीं, मुंबई में है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि बाबा साहेब भीमराव करके नाम है उसका, और वो वहाँ पे है, मतलब मुंबई में है। ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, इसमें जो दिया है ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो नालंदा है ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में है। फिर मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1991 में है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1991 में है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय 1996 में है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय 1996 में। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय 1997 में है। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में है। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन असर्शन, मतलब दो कथन दिए, बताना है इसमें कि कौन सही कौन गलत है। 64 नंबर क्वेश्चन ये है कि पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो देखिए ये तो एकदम गलत हो जाएगा, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, मेरी बातों को याद रखिए। पाणिनि और जो चाणक्य थे वो तक्षशिला में पढ़े थे, ना कि नालंदा में। दूसरा है कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इधर पढ़ते हैं। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है कि 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया, मतलब 1854 का जो इसको वुड डिस्पैच आप जानते हैं उन्हीं के नाम से। तो एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय में अनुदेशन का माध्यम यह भाषा होनी चाहिए। कौन सी? तो अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। ये वुड के डिस्पैच में ये कहा गया है कि भारतीय जो पढ़ाई लिखाई है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। वर्ष 1854 के वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपसे पूछता है बार बार क्वेश्चन कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था उसी को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। इसने देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को, जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, वुड डिस्पैच में क्या किया था कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा होगी। माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर, मतलब अर्थ और अंग्रेजी, मतलब होता है ना कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश, वैसे होगा। और तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी को माध्यम बनाया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है कि वुड डिस्पैच ने क्या क्या सिफारिश दी थी, और 3 स्टेटमेंट आपको दे देगा, बता देगा इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो पहला जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें उन्होंने बोला था कि मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें दिया जाए। माध्यमिक भाषा को सेमी, मतलब एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए, अर्ध अंग्रेजी। और जो हायर एजुकेशन है उसमें उन्होंने अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया था। ठीक, और इसके तहत जिला स्तर पर एक संबंध कॉलेज और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी 1854 के वुड डिस्पैच के आधार पे ही 1857 में 3 कॉलेज खोला गया था। कौन कौन? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालयों में से कौन से न्यूनतम संख्या में है। किस प्रकार का यूनिवर्सिटी की संख्या कम है? तो राज्य विश्वविद्यालय ज़्यादा है, निजी भी ज़्यादा है, मानित विश्वविद्यालय भी ज़्यादा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे कम है। आप देखिए कि पूरे बिहार में हमको लगता है, नॉर्थ बिहार में, नॉट पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार में सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि अभी रिसेंट में मोतिहारी में खुला है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की संख्या कम है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी कम है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की संख्या कम है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय 54 की संख्या में है। ये आपको याद करना है। कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो भारत में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2023 तक भारत में विभिन्न श्रेणियों में 107 विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय, राज्य, निजी और डिम्ड में से विश्वविद्यालय, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय छात्रों के लिए शिक्षा की लागत को कम करने के लिए सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। फिर ये आपका आता है 67
देखो 1017 टोटल जो आपका कॉलेज है ना भारत में 2023 तक भारत में विभिन्न श्रेणियों में 1074 विश्वविद्यालय, 1074 है। केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं जो छात्रों के लिए, केंद्रीय और राज्य जो है सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो छात्रों के लिए शिक्षा की लागत को कम करने के लिए सरकार के द्वारा वित्त पोषित होते हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटी और जो राज्य यूनिवर्सिटी होते हैं वो सरकार के द्वारा वित्त पोषित होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 67 नंबर कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालय में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, बताना है कौन से इसमें से सही नहीं है। तो विश्वविद्यालय के कार्यों का विस्तार बिल्कुल होना चाहिए, सही है। सीनेट के चुनाव के लिए सिद्धांत का प्रारंभ, ये भी सही है। अगला है कि विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों को संबद्ध करने हेतु और आसान शर्तें, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा, ये भी सही है। विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि, तो ये गलत है। सी और ई ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही है। इसका सन 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव देना था। इस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था और इस अधिनियम की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है। अब आप देखिए कि इनका क्या क्या सिफारिश था। ये सब इसका सिफारिश था। ये कि विश्वविद्यालय के कार्यों का विस्तार होगा, विश्वविद्यालय के कार्यों का विस्तार, विश्वविद्यालयों की सीनेट के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर वोटों का अधिकार दिया जाएगा। अगला था विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय इकाइयों, विश्वविद्यालय के जो क्षेत्रीय इकाइयों को निर्धारित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया है। जो भी विश्वविद्यालय उसके जो क्षेत्रीय इकाई हैं उसको कौन निर्धारित करेगा, तो गवर्नर जनरल करेंगे। और अतः इस आलोक में कथन सी और ई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था, क्या क्या था। तो इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला था। जो पहला हमारा शिक्षा आयोग का गठन किया गया था वो त्रिभाषा था। उसमें ये देखिए भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, जो कोठारी आयोग था वही था भारतीय शिक्षा आयोग जो कि 1964 में आया था। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, कि भारतीय शिक्षा आयोग का क्या नाम था, कोठारी आयोग। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। यह सूत्र 1968 के राष्ट्रीय नीति संकल्प में प्रतिपादित है। इसका गठन 14 जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया था। किसके, तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। अब ये त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है ये जान लीजिए। त्रिभाषा फॉर्मूला कोठारी आयोग 1968 में त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था। कोठारी आयोग ने कब दिया था, 1968 में दिया था। पहली भाषा इसमें जो होगी कि यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह आधुनिक भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी में होगी, मतलब माध्यम स्तंभ पे जो मध्यम है वहाँ पे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो भी आधुनिक भारतीय भाषा उसमें। और तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। जो भी हिंदी भाषी राज्य में उसमें अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ये कोठारी आयोग ने दिया था। कौन था, त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं। भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र है, तो 6 क्षेत्रीय केंद्र है। कहाँ कहाँ है, तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन देखते ही आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम है, और आप सही कर दोगे आंसर अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता रहेगा तो आप बैठ के देखते रहोगे, क्योंकि पता तो है नहीं, तो फिर आपसे बनेगा नहीं। देखिए ये आपको पूरा अच्छे से याद करना है कि 6 प्रमुख कार्यक्रम है, केंद्र है किसका, यूजीसी का। क्षेत्रीय केंद्र है कौन कौन, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर। कौन कौन, पुणे है, भोपाल है, कोलकाता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी और बेंगलोर है। देखिए गुवाहाटी आपका एक आपका नॉर्थ ईस्ट में हो गया, एक आपका बेंगलोर में जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पर हो गया। दक्षिण भारत में आप देखा जाए तो एक हैदराबाद और बेंगलोर, दो दक्षिण भारत में है। एक आपका नॉर्थ ईस्ट में है गुवाहाटी, एक आपका इधर हो गया कोलकाता पूरब में ही हो गया, और भोपाल पश्चिम में हो गया, मतलब बीच में मध्य प्रदेश में आता है, और फिर पुणे आ गया। तो आपको ऐसे करके याद करना है। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका
ये कि निम्नलिखित में से खगोल विज्ञान पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है। खगोल विज्ञान पे कौन सा प्राचीन ग्रंथ है, तो बी और सी, सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत। ये आपका प्राचीन मतलब खगोल विज्ञान पे आधारित है प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा, तो सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत। खगोल विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जो आकाशीय पिंडों और घटनाओं का अध्ययन करता है। खगोल विज्ञान क्या एक प्राकृतिक विज्ञान है जो आकाशीय पिंडों और घटनाओं का अध्ययन करता है। यह उनकी उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का उपयोग करता है। सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत खगोल विज्ञान पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ठीक, क्या है अब, सिद्धांत शिरोमणि संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र पर का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना भास्कर द्वितीय ने की थी। आजकल देख ही रहे हैं आपका जो लास्ट में भी पूछा था आपका ललित वाला कुछ पूछा था मिलान करने के लिए, और कौन सी किताब किसने लिखी है, तो लीलावती ये सब पूछा था। तो वैसे ही आपको मे भी ये पूछ सकते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है, तो ये भास्कर द्वितीय ने लिखा है। और सूर्य सिद्धांत किसका है, तो ये 1515 साल पहले महान खगोलविद वाराह मिहिर ने दिया था। सूर्य का सिद्धांत किसने दिया था, वाराह मिहिर ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में लिखा था। और सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय ने लिखा था। सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय और सूर्य सिद्धांत मिहिर ने लिखा था, वाराह मिहिर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, समाज शास्त्र विषय हेतु 1961 में एक यूजीसी पुनरीक्ष समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। किसने किया था, तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। एम.एन. श्रीनिवास। समाज शास्त्र विषय हेतु 1961 में एक यूजीसी पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया था और इस समिति की अध्यक्षता मैसूर नरसिन्हाचार्य श्रीनिवास एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। भारत के सूप सिंह समाजशास्त्री थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जाति तथा जाति प्रथा, सामाजिक अस्थिरीकरण, सांस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण पर कार्य किया था। नेक्स्ट है हमारा कि देश में कितने 72 नंबर की देश के कितने विश्वविद्यालय यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए। तो देखिए अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं, तो ये 4 थे। यूजीसी केयर में 4 विश्वविद्यालय थे। कौन कौन से, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय सदस्यों के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नए ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए एक मानक और अपहरक भ्रामक संदिग्ध पत्रिकाओं के बीच अंतर करने का प्रयास यह सुनिश्चित करना कि भारतीय शैक्षिक कार्य केवल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकार पत्रिकाएं में प्रकाशित हो। इसी उद्देश्य से यूजीसी ने 14 जनवरी 2019 की एक घोषणा के अनुसार शैक्षिक और शोध आधार नीति संघ केयर, ये क्या है केयर, तो शैक्षिक और शोध आचार नीति संघ है, केयर की स्थापना की थी। यूजीसी ने कब की थी, केयर की स्थापना 2019 में की थी। यूजीसी ने केयर की स्थापना की थी 2019 में और इसका मुख्य कार्य भारतीय विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता में सुधार करना था। जैसे इस बार आपसे पूछा था कि ई विद्वान या शोध गंगा, शोध सिंधु किससे रिलेट, तो हो सकता है आपसे पूछ दे आगे कि केयर किसके लिए है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता में सुधार करना है और शैक्षणिक एवं शोध अखंडता के साथ साथ प्रकाशन आचार नीति को बढ़ावा देना है। वर्तमान में देश में कुल 4 विश्वविद्यालयों को यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने विश्वविद्यालयों को यूजीसी केयर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो ये 4 विश्वविद्यालय हैं। अब कौन कौन से 4 विश्वविद्यालय हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद और तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में है। तेजपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो असम में है। ये 4 यूनिवर्सिटी यूजीसी केयर में आते हैं। और पूछेगा यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ का है, तो 6 जगह पे है, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर और एक जगह और कहीं है। ये आप देख लीजिए, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया। अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य परिषद, जिसका उद्देश्य संस्कृत अधिगम का प्रसार और भारत विद्या संबंधी अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान तथा प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और भारत के गौरव का संचय तथा अनुरक्षण था, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1916 में हुई थी। 1916 में स्थापित संस्कृत साहित्य परिषद की एक पंजीकृत सार्वजनिक संस्थान
संस्थान है जिसका उद्देश्य संस्कृत अधिगम का प्रसार और भारत विद्या संबंधी अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति को और भारत के गौरव का संचय तथा अनुरक्षण करना था। यह कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन कि जनवरी 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्नर जनरल और वायसराय के द्वारा पारित स्थापन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1857 में, जैसे 1854 में हम बताएं कि वो डिस्पैच के नियम के आधार पे ही 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये भी पूछेगा किस यूनिवर्सिटी के आधार पे किया गया था? तो ये लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे किया गया था भारत में। ठीक है, तो अब आपको इसका बताना है कि ये किसके समय में हुआ था? 1857 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिए। ये वाला सीरीज़ तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं।